हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं स्टूडेंट्स के वेलफेयर में ही लगा हुआ हूँ। ये भले ही ऑनलाइन सेशन है, लेकिन ऑनलाइन सेशन में भी मैं स्टूडेंट्स के भले की ही बात करता हूँ और करंट अफेयर्स या उनके द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन या ट्रेडिशनल जीएस पर फोकस करते हुए अलग अलग विषयों पर लेक्चर लेता रहता हूँ। कई बार ऑप्शनल में पूछे गए प्रश्नों को भी मैं डिस्कस करता हूं। लेकिन ऑप्शनल, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अब केवल आईएएस यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट रह गया है। जो यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है, केवल उसके लिए महत्वपूर्ण रह गया है। बिहार में ऑप्शनल को क्वालिफाइंग करा दिया है, यूपी से हटा दिया है, और इसी प्रकार राजस्थान वगैरह से तो बहुत पहले ही हटा दिया था। यानी अधिकांश लोक सेवा आयोगों ने ऑप्शनल को हटा दिया है। इस वजह से अब इसका महत्व, एक ऑप्शनल का महत्व यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए बस रह गया है। तो मैं एक दूसरा चैनल भी शुरू करने जा रहा हूँ। उस चैनल पर मैं सीसैट से रिलेटेड पैसेज कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, उसके टॉपिक भी डिस्कस करूँगा। पहले बैकग्राउंड बताऊंगा, फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। मोटे तौर पर आपको टाइप बताए जाएंगे कि भाई आप कैसे इन चीज़ों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक दूसरे चैनल का प्रयोग करूंगा और उस चैनल में इन सब चीज़ों को डिस्कस करूंगा। बहरहाल, आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं। आज मैं बिहार में जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं बीपीएससी के मनमानेपन के खिलाफ, जिसको लेकर के अब राजनीतिक दल भी, जैसे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और कांग्रेस से जुड़ने वाले पप्पू यादव, इसमें कूद पड़े हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ धीमी आवाज में इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किया है। सरकार का अपना पक्ष है। सत्य प्रकाश शर्मा जो बीपीएससी के सचिव हैं, उनका अपना पक्ष है, उनका अपना कहना है कि भाई ऐसी ऐसी बात है कि भाई बिना एविडेंस दिए हम कैसे मान लें कि पेपर लीक हुआ है या पेपर डिले करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया स्टूडेंट्स के बीच। तो स्टूडेंट्स कुछ प्रमाण दें, तभी जा कर के सभी सेंटर पर एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है। पटना के कुछ सेंटर पर दोबारा एग्जाम कराए गए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या वही नॉर्मलाइजेशन की है। तो आज हम नॉर्मलाइजेशन को ही डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन को इंग्लिश में परिभाषित करते हुए विद्वानों ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजिंग रिडेंडेंसी इन ए सेट ऑफ रिलेशंस। यानी जो विसंगति आ जाती है किसी संबंध या चर को लेकर के, उसमें उसको कम से कम करना, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करना ही वास्तव में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाता है। यानी नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है। उदाहरण के लिए, अगर एक ही परीक्षा, मान लीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षा एक ही है, लेकिन उसे दो अलग अलग दिन या चरण में संपन्न किया जाता है और दो अलग अलग प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। चूंकि पहले दिन का प्रश्न पत्र आउट हो चुका है, तो उसे दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। तो इसमें कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाए? मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए, अगर प्रतिशत को आधार, रेशियो को आधार बनाया जाता है, वही पहले दिन जो जो बच्चे बैठे थे उनके इतने प्रतिशत या इतने इस रेशियो में बच्चे क्वालिफाई कराए जाएंगे, और दूसरे में भी इस रेशियो में, जिससे कि टोटल प्रतिशत हमको मिल सके। लेकिन प्रश्नों की गुणवत्ता तो अलग अलग होगी। अब मान लीजिए पहले दिन के आयोजित परीक्षा में पूछ दिया है कि पटना हरमिंदर साहब कहाँ स्थित है, तो पटना शब्द जब दे ही दिया तो हरमिंदर साहब का जिक्र कर, लड़के ने थोड़ा भी दिमाग लगा दिया जो नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी स्थान
का पता कर लेगा कि भाई इसमें पटना का जब जिक्र कर ही दिया है तो पटना में ही होगा। यानी दूसरे शब्दों में सिखों का एक बहुत प्रमुख धार्मिक स्थल यानी गुरुद्वारा पटना में ही स्थित है, हरमिंदर साहब का, जहाँ जिससे गुरु गोविंद सिंह जुड़े रहे हैं। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि कई प्रश्न आप जैसे दूसरे दिन प्रश्न जो पूछ दिया, जैसे पटना क्विज सेंटर पर दोबारा एग्जाम हुआ है, तो मान लीजिए दूसरे दिन अगर प्रश्न पूछ दिया वह थोड़ा सा टफ था, तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद भी जो सीरियस नेचर के बच्चे हैं वो पहले दिन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी की तैयारी यह सोच कर किया है कि वो गंभीर प्रकृति के प्रश्नों को तैयार करें और उसी के आधार पर वो यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम भी देते हैं। लेकिन दूसरे दिन नॉन सीरियस बच्चे बैठते हैं, वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी सीरियस और नॉन सीरियस बच्चों के बीच ये कैसे तय होगा कि भाई प्रश्नों की गुणवत्ता एक ही रखी जाए, जिससे कि बच्चे जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनका स्टेचर एक हो। अगर एक बार में ही परीक्षा होती तो इसे तय किया भी जा सकता था। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि अगर प्रश्न का की क्वालिटी बहुत घटिया आ गई या लॉलीपॉप टाइप की आ गई, तो ऐसी दिशा में उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जो बच्चे बहुत सीरियस नेचर के हैं और जो पीसीएस के पुराने पैटर्न के हिसाब से तैयारी करके परीक्षा में बैठे हैं, या जो यूपीएससी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो बैठे हैं। तो जाहिर है कि जो नॉन सीरियस बच्चे हैं, जैसे उड़ते चिड़िया को मार देते हैं तुक्के में, यानी वो तुक्के में जय हनुमान का नाम लेके टिक लगाते हैं और पता चला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें फंस गया, क्वालिफाई कर गए, तो इस प्रकार से सीरियस बच्चों का नुकसान हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन कोई सटीक उपाय नहीं है। बार बार बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कोई उचित उपाय नहीं है। तो बिहार में जो बीपीएससी के मनमानेपन के विरुद्ध वहाँ के स्टूडेंट्स हड़ताल कर रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध मार्च निकाल रहे हैं, उस पर बीपीएससी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सेंटर की संख्या और बढ़ाइए। पेपर डिले क्यों करते हैं? अब जैसे 5 मिनट डिले कर दिए तो 5 मिनट में कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो सकते हैं। कोई डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि लिखना है, ऑब्जेक्टिव है। जो बच्चा तैयार है वो बहुत सारे प्रश्न हल कर सकता है। जो बच्चा तैयार नहीं है वो 5 मिनट उसके लिए अच्छा है, डिले हो रहा है। मान लीजिए बाद में आपने 5 मिनट बढ़ा दिया या समय से घंटी लगते ही आपने कॉपी ले लिया, तो भी शुरू में अगर बच्चा गलती कर देता है तो बाद तक उसका मूड वैसे ही रहता है, वो खराब ही रहता है और वो ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाता। लेकिन जनरली होता यही है कि बाद में लोग समय से ही कॉपी ले लेते हैं जैसे घंटी बजती है, ठीक है। लेकिन शुरू में डिले में पेपर देने से उन बच्चों का नुकसान हो जाता है जो बच्चे तैयारी करके बैठे हुए हैं। हालांकि उन बच्चों के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता जो ऐसे नॉन सीरियस तरीके से देखने के लिए बैठ गए हैं। ऐसे बच्चों की संख्या ही बहुतायत होती है। सीरियस तो 10 ही 15% बच्चे होते हैं। खैर, बीपीएससी को संवेदनशील होकर के इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार जी, मैं बार बार कहता हूँ, एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और वो इन सब चीज़ों पर गंभीरता से जरूर विचार करेंगे, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग के मनमानेपन पर अंकुश केवल वहाँ की सरकार ही लगा सकती है और सरकार का थोड़ा सा खर्च बढ़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का खर्च तो सरकार बजट के द्वारा ही प्रदान करती है। सरकार का थोड़ा खर्च बढ़ेगा। संभवतः 927 सेंटर हैं। थोड़े सेंटर की संख्या और बढ़ा दी जाए जहां बच्चों की संख्या ज़्यादा है और परीक्षा एक साथ आयोजित की जाए, तभी जा कर के नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी जा कर के बच्चों के साथ न्याय हो सकेगा। उस समय नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब परीक्षा एक साथ होगी तो सीरियस या नॉन सीरियस जो भी बच्चे होंगे एक साथ एग्ज़ाम देंगे। ऐसी दशा में उनके सामने ये दोहरा संकट नहीं पैदा होगा कि भाई ऐसा है
जो तैयारी करने वाले बच्चे सीरियस बच्चे हैं, जो बिना तैयारी के बैठने वाले बच्चे हैं, दोनों बराबर के पायदान पर खड़े कर दिए गए हैं आर्टिफिशियल तरीके से बीपीएससी के द्वारा। तो कैसे वो परफॉर्म करेंगे? दूसरे शब्दों में, जो अच्छे बच्चे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, फिर वही क्वालिफाई करेंगे। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं इस तरह के कंपटीशन के दौर से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या दिक्कत आती है। खैर, जो भी है, अंततः राज्य सरकार को ही देखना है। पहले के भी लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि भाई ऐसा है कि डिसिल्वा केस में यूपीएससी का केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह रखा कि जो भी लोक सेवा आयोग है, यानी अनुच्छेद 315 के अंतर्गत केवल लोक सेवा आयोग का ही जिक्र है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जेपीएससी का अलग अलग जिक्र है। अब उसमें जितने भी आप बना लीजिए, लोक सेवा आयोग होता है। तो लोक सेवा आयोग जो भी है वो एक एडवाइजरी बॉडी है, सरकार को केवल परामर्श दे सकती है, मानना नहीं मानना सरकार के हाथ में होता है। मैं आपको बता दूं, अगर संघ लोक सेवा आयोग के कुछ सुझाव सरकार नहीं मानती है तो सरकार को दो ही काम करना होता है। पहला तो ये बताना होता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्ति संबंधी जो कैबिनेट कमेटी है उसने किस आधार पर फैसला लिया, और दूसरा कि यूपीएससी के सुझाव को नहीं मानने का और क्या ठोस कारण हो सकता है। लेकिन आपको हम बता दें, अगर सरकार ने ही कोई रूल बना रखा है, कोई रेगुलेशन जारी कर रखा है, जैसे भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए सरकार ने धारा 5 की उपधारा 2 के अंतर्गत एक नियम बना रखा है सेवा शर्त संबंधी, उसे सरकार को हर हाल में मानना होगा। भले ही सरकार ने उसे बनाया है, लेकिन जब तक वह अस्तित्व में है तब तक उसे सरकार को मानना ही होगा। उसमें वह यह दलील नहीं दे सकती कि यूपीएससी एक एडवाइजरी बॉडी है तो हम क्या करें। हमारे कैबिनेट कमेटी अपॉइंटमेंट की जो नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति है उसने इसका सुझाव इस आधार पर नहीं माना, और उसके न मानने के अन्य आधार निम्नवत हैं। दूसरे शब्दों में, यह रिपोर्ट चूंकि राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है, तो ऐसे में विरोधी दलों को सरकार को बस ये कन्विंस करना होगा कि इन शर्तों के अधीन हमने इन चीज़ों को नहीं माना है। दूसरे शब्दों में, सरकार ये दलील तो वहाँ दे सकती है, लेकिन सरकार ने खुद ही अगर कोई रूल बना रखा है और वो एक्सटेंट है यानी प्रचलित है, अगर वह लागू है तो सरकार को हर हाल में इसे मानना होगा। अगर यूपीएससी ने उसी के तहत कोई रिकमेंडेशन कर रखा है तो सरकार उससे इनकार नहीं कर सकती, जैसा कि नियम है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि राज्य का लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की बात कर रहा हूँ, वह एक एडवाइजरी बॉडी है, उसे उसके प्रस्ताव को मानना नहीं मानना सरकार के हाथ में है। तो नीतीश कुमार जी ही सर्वे सर्वा हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, वो चाहेंगे वही बीपीएससी करेगी। मोटे तौर पर जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो केवल बीपीएससी के विरुद्ध हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वे सरकार के विरुद्ध भी हैं, और सरकार ही इसको डिफेंड कर सकती है या सरकार ही इस पर स्टूडेंट के साथ हो सकती है। धन्यवाद।